नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान, सिंधु जल समझौते पर संशोधन के लिए भारत ने थमाया पाक को नोटिस, जवाब के लिए 90 दिन की मोहलत। जेडीयू में जारी घमासान के बीच नीतीश कुमार पर जमकर बरसे उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश की खोली पोल पट्टी, कहा हम आए गए नेता नहीं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे पार्टी का साथ। कांग्रेस ने फिर लगाया राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध का आरोप, बनिहाल में रोकी गई पदयात्रा। राहुल बोले जिन्हें भीड़ संभालनी थी वो दिखे ही नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा सुरक्षा में कोई सेंध नहीं। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे प्रकाश अंबेडकर आए साथ, पर नए गठबंधन में आ गया दरार। संजय राउत ने प्रकाश अंबेडकर से कहा अपनी भाषा पर रखे ध्यान। बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली से लेकर केरल तक बवाल। दिल्ली विश्वविद्यालय और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्री दिखाने के ऐलान से घमासान। भारत में बीबीसी के बैन की उठी मांग। आज की सबसे पहली खबर में बात सिंधु जल समझौते पर भारत की वाटर स्ट्राइक की। अब बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसा नोटिस थमाया है जिससे पाकिस्तान का पानी भी अब भारत बंद करने जा रहा है। भारत ने साल 1960 में हुए सिंधु नदी जल समझौते के मद्देनजर पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है। भारत अब इस समझौते में संशोधन करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने 2017 से लेकर 2022 के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों में हिस्सा तो लिया, लेकिन इस मामले पर बात नहीं की। इस वजह से मजबूर होकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस थमाया है। इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान संशोधन पर सहमत नहीं होता है तो भारत सरकार कड़ा कदम उठा सकती है। सिंधु जल समझौता रद्द भी किया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का यह कितना बड़ा एक्शन है? देखिए, ये एक्शन तो होना ही था। उरी पर जब पाकिस्तानियों ने हमला किया था, उस वक्त ही प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और उस कवायद में ये सरकार जुट गई थी कि कब मौका मिले कि पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा दिया जाए। पाकिस्तान में भी हालात अच्छे नहीं हैं। इकॉनमी चौपट हो चुकी है, आटा नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है, चारों तरफ तबाही मची हुई है, और ये सही मौका है दुश्मन के साथ दो दो हाथ करने का। अब ये मसला 2015 से शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनने के बाद दो डैम्स जो झेलम और चिनाब रिवर के ऊपर बनाने थे उस पे काम शुरू किया। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक भागा और कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से अवहेलना की जा रही है वाटर ट्रीटी की, और अगर ये डैम बन जाते हैं तो पाकिस्तान में पानी नहीं आ पाएगा। और चूंकि इसमें जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट ये था कि जो 6 रिवर्स हैं, जो नॉर्थ के 3 रिवर सिंधु, चिनाब और झेलम, इसके 20% पानी का इस्तेमाल भारत कर सकता था, जो पुरानी सरकारों ने कभी किया नहीं, इस पे ध्यान दिया नहीं। हम उस 20% पानी को, इन तीनों रिवर्स के, उसको इस्तेमाल करने के तहत ही ये डैम्स बना रहे थे। बाकी की 3 रिवर्स रावी, सतलज और व्यास, इसके ऊपर भारत का पूरा नियंत्रण है कि अगर हम पानी एक बूंद भी उधर ना भेजें तो कोई ट्रीटी की अवहेलना नहीं होगी। लेकिन इस मसले को लेकर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक चला गया कि ये जो डैम बन रहे हैं वो अवहेलना है। तो हिंदुस्तान ने कहा ठीक है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को वर्ल्ड बैंक तय कर दे और वो जो फैसला करे उस पर हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन शुरुआती कार्रवाई से ऐसा लगा कि हिंदुस्तान टेक्निकल ग्राउंड पे सही है, तो पाकिस्तान ने अपना पैंतरा बदला और वो आर्बिट्रेशन के लिए कोर्ट चला गया। अब यह मसला आप लेकर के चले जाते हो, जबकि ऑलरेडी
एक प्रक्रिया चल रही है, तो एक साथ दो दो चीज़ें, दो दो कार्रवाई। तो वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि अगर दोनों के रिजल्ट्स अलग आते हैं, दो जगह कार्रवाई चल रही है, दो जगह लोग एसेस कर रहे हैं, एक ने कहा सही, एक ने कहा गलत, तो फिर सही कौन गलत कौन, इससे मसला खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा गया कि दोनों प्रक्रिया चल रही है। हिंदुस्तान को मौका मिल गया कि ये अपने आप में, चूंकि इस संधि के तहत ये ऑलरेडी निर्धारित किया हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा कि दोनों ही देश आपस में मिलजुल करके बात कर लेंगे, आप बाहर चले गए, तो ये अपने आप में एक अवहेलना है। 90 दिन का वक्त दिया गया है। पाकिस्तान अगर घुटने नहीं टिकेगा तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, ये पाकिस्तानियों को भली भांति मालूम है। जी, आज की दूसरी खबर में बात बिहार की राजनीति से जुड़ी, जहां जेडीयू में जमकर घमासान मचा है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं जेडीयू में नहीं आया, नीतीश कुमार ने मुझे फोन करके बुलाया, लेकिन पार्टी में शामिल होने के बाद पिछले 2 साल में मेरी एक भी बात नहीं सुनी गई। अब कह रहे हैं कि मैं अपने मन से जेडीयू में शामिल हुआ था। इतना ही नहीं, कुशवाहा ने नीतीश कुमार को कसम खाने तक की चुनौती दे डाली, कॉल डिटेल निकलवाने की बात कही, जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की भी बात कही। साथ ही कड़े शब्दों में कहा, मेहनत की है, हिस्सा नहीं छोड़ूंगा। कुशवाहा तो कह रहे हैं कि पार्टी नहीं छोड़ेंगे, कहीं नीतीश कुमार उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता ना दिखा दें। देखिए, नीतीश कुमार के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़े अहंकारी व्यक्ति हैं और जिस तरीके से आज उनको सरेआम बेइज्जत किया गया, क्या नहीं कहा गया, कितनी कितनी पुरानी चीज़ों को कुरेदा गया, उससे नीतीश कुमार की पूरे बिहार में किरकिरी हो रही है। क्या क्या आरोप लगाया गया, नटशेल में उन्होंने पूरी कहानी बताई। आधे घंटे से ऊपर का वो मोनोलॉग उपेंद्र कुशवाहा का चला, जिसके 3 मुख्य बिंदु। पहली चीज़ ये, उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार एक बहुत ही झूठे व्यक्ति हैं, ये झूठ बोलते हैं। दूसरी चीज़ कि वो खुद फैसला नहीं ले सकते, अपने सलाहकारों के इशारों पे नाचते हैं नीतीश कुमार। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सार्वजनिक रूप से मेरे आमने सामने आए, ताकि संतान हमारे पास भी है, संतान उनको भी है, दोनों कसम खाते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। इस तरह की चुनौती सुप्रीम लीडर बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बीच जो आपने आखिरी लाइन कही कि मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगा, तो उपेंद्र कुशवाहा ने इशारा दे दिया है कि अगर जेडीयू से वो बाहर निकले तो कई सारे विधायकों को, लीडर्स को वो अपने साथ लेके जाएंगे, वो अपना हिस्सा लेकर के अलग होंगे। जी, अब बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो इन दिनों जम्मू कश्मीर में है। यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है। आज यात्रा रामबन जिले के बनिहाल से शुरू तो हुई, पर बनिहाल में कांग्रेस ने यात्रा को रोक दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यात्रा में सुरक्षा नहीं मिल रही है, इस वजह से यात्रा को रोकना पड़ा है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलती, यात्रा का आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। सुरक्षा चूक को लेकर राहुल गांधी ने भी कहा कि सुरक्षा घेरे के पास रहने वाले पुलिसकर्मी चले गए या दिखे नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस का इंतजाम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यात्रा रोकने के बाद तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस का भी बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है। जिन्हें इजाजत थी उन्होंने यात्रा में हिस्सा लिया, पर यात्रा को बंद करने पर कोई निर्णय लेने से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस से कोई राय नहीं ली गई थी। क्या कांग्रेस पार्टी सुरक्षा के मुद्दे को सियासत में बदलना चाहती है? भाई, राहुल गांधी तो कह रहे थे कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। सबसे ज्यादा नफरत तो हिंदुस्तान के लोगों ने जम्मू कश्मीर में ही देखा है। नफरत का बाजार तो जम्मू कश्मीर में ही खुला हुआ था इनके सानिध्य में, और नफरत बेचने वाले जो ठेकेदार थे, थोक विक्रेता नफरत के, वो भी आपके साथ खड़े हो गए। तो ये प्यार कहाँ बांट रहे हैं आप? आपको किससे डर लग रहा है? पाकिस्तान परस्त राजनेताओं का साथ तो आपको मिल गया, लेकिन फिर भी डर किस बात की?
दिक्कत क्या है कि पिछले 3-4 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा की कोई खबर दिखा नहीं रहा था। रिपब्लिक डे में धूमिल हो गया राहुल गांधी की ये यात्रा। रिपब्लिक डे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज बच्चों से बात कर रहे थे, उसमें भी राहुल गांधी की कोई खबर नहीं आ रही थी। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि अगला 4-5 दिन बड़े ही धूम धमाके के साथ मीडिया में चारों तरफ प्रचार प्रसार के साथ वो अपनी इस यात्रा को बहुत उसके प्रचार प्रसार को चरम पे पहुंचा के इस भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करें। वो होता दिख नहीं रहा है तो क्या करना पड़ेगा? तो केजरीवाल स्टाइल में फिर कुछ न कुछ तमाशा करना पड़ेगा। सरकार ने, वहाँ की पुलिस ने साफ साफ कहा, जिसे आप ये कह रहे हो कि सुरक्षा में चूक हुई है, क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, कोई बाहरी लोग थे? जिन लोगों को इजाजत थी वो लोग तो ही तो राहुल गांधी के आसपास घूम रहे थे। आप तो कह रहे हो कि आप तपस्वी बन गए हो, उस राहुल गांधी को छोड़ दिया है, आप में बदलाव आ गया है, अंतरात्मा से आवाज आ रही है आपको, आपने गीता कुरान सारी चीजें पढ़ ली इस यात्रा के दौरान, तो फिर डर किस बात का, खौफ किस बात के लिए? और यात्रा तो आगे बढ़ी, राहुल गांधी नदारद हो गए। ये कहना गलत है कि यात्रा को रोक दी गई। यात्रा गई, लेकिन राहुल गांधी ने कहा मुझ पे खतरा है इसलिए मैं नहीं रहूंगा। कोई और बहानेबाजी की होती तो मान भी ली जाती। ये बहाना बहुत ही कच्चा निकला। जी, अब बात महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी, जहां नए नए गठबंधन में दरार की खबरें सामने आ रही है। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ हाथ मिलाया है, पर गठबंधन के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली शुरू हो गई है। प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार पर बीजेपी के साथ होने का आरोप लगाया। उसके इन बयान के बाद जमकर चर्चाएं भी शुरू हो गई। तो वहीं संजय राउत ने प्रकाश अंबेडकर को जोरदार फटकार लगाई है और जबान संभाल कर बोलने की सलाह दी है। नया नया गठबंधन है, पर इतना ज्यादा क्यों बयानबाजी? देखिए, बड़ा विचित्र है, उद्धव ठाकरे को पता नहीं क्या हो गया है। आप एक ही कमरे के अंदर शरद पवार और प्रकाश अंबेडकर को रखना चाहते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। दोनों एक दूसरे के दूर विरोधी हैं। और 2 दिन पहले जब शिवसेना ने यह घोषणा की कि प्रकाश अंबेडकर के साथ उनका अलायंस हो रहा है, बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला होने वाला है, बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाले थे, इस तरह की पहले से ही तमाशा क्रिएट किया गया कि कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई बहुत बड़ा किला फतह करने वाले हैं उद्धव ठाकरे। संजय राउत ने तो ऐसा ही माहौल बनाया था। अब लीजिए, 2 दिन के बाद आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं ये लोग। प्रकाश अंबेडकर ने कह दिया कि शरद पवार बीजेपी के व्यक्ति हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। अब उद्धव ठाकरे का सारा दिमाग उस पर लगा हुआ है कि किसी तरीके से ये जो बीएमसी का चुनाव है उसमें सब मिलजुल कर एक यूनाइटेड अपोजिशन की तरह, जिसमें कांग्रेस भी हो, जिसमें एनसीपी भी हो, जिसमें अंबेडकर भी हो, जिसमें वो खुद भी हो, सब मिलकर चुनाव लड़े ताकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे को हराया जा सके। अब कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कह दिया कि प्रकाश अंबेडकर ये हमारा हेडेक नहीं है, ये एमबीए का हिस्सा नहीं है। प्रकाश अंबेडकर वो शिवसेना का हेडेक है, शिवसेना जाने और उनका अलायंस क्या है नहीं है, उधर वो एमवीए का हिस्सा नहीं है। ऊपर से अजीत दादा भी नाराज हो गए। भाई, अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं, 2 दिन हुआ नहीं, आप एमवीए के सबसे बड़े लीडर के खिलाफ ही आपने मोर्चा खोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि 24 गए 26 बनने, बन के आए दुबे। और दिक्कत ये है कि इस तरह से आपस में ये लड़ेंगे भिड़ेंगे तो मालूम चला कि बीएमसी के चुनाव में न कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ है, न एनसीपी साथ होगी, और प्रकाश अंबेडकर को आप साथ में ले ही लेंगे तो कौन सा
तीर मार लेंगे। जी, अब बात करते हैं आखिरी खबर की। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। डॉक्यूमेंट्री पर बैन के बावजूद भी अलग अलग राज्यों और यूनिवर्सिटी में इसकी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। दिल्ली से केरल तक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल हो रहा है। डीयू और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कॉल की गई, जिसको लेकर पुलिस सतर्क है। तो इसी बीच हिंदू सेना ने देश के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखकर भारत में बीबीसी बैन लगाने की मांग की है। क्यों इतना विवाद हो रहा है? देखिए, मैं इस बात से बड़ा ही नाराज हूं कि मीडिया वाले बता रहे हैं वे जेएनयू में हो रहा, हैदराबाद में हो रहा, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा। यूनिवर्सिटी में कुछ वामपंथी ये बवाल कर रहे हैं, जहां छात्रों का विरोध भी हो रहा है। और तो और ये कौन लोग हैं? ये आयसा, एसएफआई, एआईएसएफ, एनएसयूआई, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के चट्टे बट्टे हैं जो बीबीसी को हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा सही मानते हैं। इनको तो हिंदुस्तान के सिस्टम पे पहले से ही भरोसा नहीं था। अब आपको याद होगा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एक रोहित वेमुला की मौत हुई थी। इन तमाशाइयों ने एक ओबीसी लड़के को दलित बना करके, दलित उत्पीड़न का केस बना करके पूरे देश में हंगामा किया था। क्या हुआ उससे? कोई फायदा हुआ क्या? दरअसल इनकी जिंदगी, इनकी कमाई इस तरह के प्रोटेस्ट से चलती है। ये आंदोलन जीवी हैं। माल कहीं से कभी भी आ जाए, जिसका इस्तेमाल वो दिखा सके कि आंदोलन में किया जा रहा है। ये सब पैसे का खेल है। बड़े बड़े नेता इस आंदोलन की वजह से करोड़ों कमा रहे होंगे और दुनिया को बता रहे होंगे कि देखिए, हम फासिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिंदू फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये देश के दुश्मन हैं ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट, हिंदुस्तान के संविधान से बड़ा बीबीसी को मान रहे हैं। उनके बारे में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बरसाती मेढक हैं, कुछ दिन टर टर करेंगे, फिर अपने अपने बिल के अंदर घुस जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।